कि पीएच की डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हारे क्रश के ऊपर तुम्हारा प्यार भले ही समय के साथ में कम होता जाए, लेकिन खत्म आखिरी सांस तक नहीं होता। फैक्ट बात याद रख। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम शुरू करेंगे एपिसोड 3, जो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके हम 2 एपिसोड 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एपिसोड नंबर 3 में आगे बढ़ेंगे कुछ नए और कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा पीएच। पीएच क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, इन सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। आ जाओ तो एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा उसका नाम होगा पीएच, और पीएच का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के अंदर पी किस लिए है, तो पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। और पोटेंस क्या होता है बेटा, एक जर्मन शब्द होता है। पोटेंस क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है पावर। इट मींस जो पीएच मैंने यहां पर पढ़ा हुआ है उस पीएच में पी तो क्या हो गया बेटा, पी का मतलब हो गया पोटेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के पीएच का मतलब हो जाएगा पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो फुल फॉर्म की बात हो गई, पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज डिफाइंड एज, अब पहले तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर पीएच के अंदर मैंने एक शब्द यूज किया है लॉगरिथम, ठीक है। और इस लॉगरिथम के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ। जब हम एनसीईआरटी का सिलेबस ओपन करते हैं तो सिलेबस चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखा होता है कि पीएच की डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि लॉगरिथम की फॉर्म में पीएच की डेफिनेशन मेरे को नहीं पढ़नी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे मैं इसको याद रख सकता हूं, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के द्वारा मैं आपको इस चीज को याद कराता हूं। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि पीएच इज व्हाट, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव बोले तो हाइड्रोजन आयन, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ये मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन मौजूद है, कितने H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। अब देखो क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस जो मौजूद होते हैं ना, वो मौजूद होंगे मिलियंस में, ट्रिलियंस में, ऐसी क्वांटिटी में मौजूद होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं बात करता हूं किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन किसमें, नेगेटिव लॉगरिथम की फॉर्म में, इज कॉल्ड पीएच। तो डेफिनेशन याद करेंगे, पीएच इज व्हाट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। एक बार फिर से मेरे साथ में देखेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये ब्रैकेट से मैं लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना H पॉजिटिव आयन मौजूद है उसको लॉग की फॉर्म में जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो वो पीएच वैल्यू मेरे को देता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल किसको काउंट करना है, H पॉजिटिव आयन को काउंट करना है। चाहे मैं एसिड की बात करूं, चाहे मैं बेस की बात करूं, चाहे मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करूं, हर एक के अंदर मेरे को किसकी बात करनी होगी, H पॉजिटिव आयन की बात करनी होगी। और H पॉजिटिव आयन की ही बात क्यों करनी है, क्योंकि मैंने एसिड और बेस जब पढ़ाए थे ना, तो मैं बोलता था H पॉजिटिव अगर पानी को मिलाने पर, यानी एसिड को अगर पानी में मिला रहे हैं तो H पॉजिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर मैं बेस को पानी के अंदर मिलाता हूं तो उसमें OH नेगेटिव बहुत सारे होते हैं। तो मैं बेस और एसिड को ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन अभी यहां पर मैंने क्या बोला, यहां मैंने बोला कि चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, हम किसकी बात करेंगे, H पॉजिटिव आयन की बात करेंगे। ऐसा क्यों, इसका जवाब मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम पीएच स्केल को देखेंगे वहीं पर इसका जवाब हमारे सामने क्लियर हो जाएगा।
तो फाइनली हमने इसकी डेफिनेशन को तो देख लिया कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। यहाँ पीएच के अंदर पी स्टैंड्स फॉर पावर यानी कि पोटेंस और एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की पावर यानी कि पोटेंस कितना है किसी सॉल्यूशन में, दैट इज पीएच। तो पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल क्या है? इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर बेटा? किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव मौजूद है, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। इस चीज को मेजर करने वाली चीज कही जाती है पीएच स्केल। इस चीज को मेजर करने वाली चीज क्या कही जाएगी बेटा? पीएच स्केल। ये मेरे पास में पीएच स्केल, आप बहुत अच्छे से इसको देख लो। मैं नीचे झुके जाता हूं, आप इस स्केल को बहुत आसानी से देख लो और अब हम इसको डिस्क्राइब कर दो। तो ये पीएच स्केल जो आप देख पा रहे हो, बड़ी सिंपल सी, बहुत अच्छी सी स्केल है और ये क्या बताती है? पूरी की पूरी बेस्ड होती है किसके ऊपर? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होती है बेटा? एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मैं किसकी बात करूंगा? एच पॉजिटिव आयन की बात करूंगा। क्यों करूंगा उस चीज को पहले समझते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केल है ना आपके पास, इस स्केल को देखो जरा। इस स्केल में नंबर शुरू हो रहा है कहां से? 0 से। कहां शुरू हो रहा है नंबर? 0 से। कहां तक जा रहा है? 14 तक, और बीच में क्या है? 7। टोटल जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक जा रहा है। ओके, और बीच में लिखा हुआ 7, यानी कि पूरी की पूरी जो रेंज है ना 0 से लेके 7 तक है और फिर 7 से लेकर के 14 तक। ये दो रेंजेस यहां पर देखने को मिलेगी। तो 0 से लेके 7 तक की जो रेंज है, यानी पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 तक अगर है, तो वहां पर हम बात करते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो कहा जाएगा एसिड, या वो सब्सटेंस कैरी करेगा एसिडिक कैरेक्टर। अगर पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 तक है, 7 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसके बीच में मौजूद सब्सटेंस कहा जाएगा आपका बेस, यानी उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों को ही कैलकुलेट करना हमें किसके बेस पर? एच पॉजिटिव आयन के बेस पर। तो वो कैसे? ये पूरी स्केल को देखो, बड़े गौर से समझना। अगर मैं एक्सट्रीम इस साइड में आता हूं, ठीक है, एक्सट्रीम मैं इस साइड में आ रहा हूं, लेफ्ट वाली साइड में, तो देखना यहां पर जो ब्लू वाला पार्ट होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एच पॉजिटिव आयन को। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? OH नेगेटिव आयन को। ठीक है, 0 वाले पॉइंट पे देखेंगे इस जगह पर ये पूरी की पूरी जो हाइट है वो ब्लू कलर से बनी हुई है। ये पूरी की पूरी हाइट कैसे बनी हुई है? ब्लू कलर से बनी हुई है। अब अगर पूरी पूरी हाइट ब्लू कलर से बनी हुई है तो यहाँ पर क्या होगा? केवल H पॉजिटिव आयन मौजूद होगा, यानी इस जगह पर OH नेगेटिव है क्या? नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि इस जगह पर, इस वाली लोकेशन पर H पॉजिटिव आयन कितना बेटा? 100%। ठीक है, और OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? OH नेगेटिव कितना है? 0%। बोलो, यहाँ तो बात समझ में आ रही है? अब लौट के आते हैं इस वाली जगह पर, ये 14 वाला जो एरिया है, इस वाली जगह पर देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? OH नेगेटिव आयन को। और इसके जस्ट ऊपर ये वाली जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? H पॉजिटिव आयन को। यहां तो बात क्लियर है? दोबारा से बात को समझो कि इस वाली जगह पर अगर मैं बात करता हूं तो OH नेगेटिव आयन, इसका परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो मान लेते हैं कितना? 99% OH नेगेटिव आयन है, लेकिन 1% तब भी H पॉजिटिव आयन की मौजूदगी मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा OH नेगेटिव नहीं है, कुछ OH नेगेटिव ने जगह छोड़ के रखी हुई है H पॉजिटिव के लिए। ठीक है, दोनों जगह पे क्या अंतर आ रहा है कि यहाँ पर OH नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर OH नेगेटिव इतना सारा होने के बावजूद भी H पॉजिटिव थोड़ा सा तो है। यहाँ H पॉजिटिव 100% था, कम होते 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 यहाँ पर 1% तो H पॉजिटिव बचा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि पूरा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों के अंदर OH नेगेटिव हर जगह मौजूद नहीं होगा, लेकिन H पॉजिटिव यहाँ से लेके वहां तक हर जगह मौजूद होने वाला। H पॉजिटिव कभी भी खत्म नहीं होगा, उसका अमाउंट कम होता जाएगा, H पॉजिटिव कम होता जाएगा, 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 लेकिन खत्म नहीं। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल इसी प्रकार से होता है कि भाई तुम्हारे क्रश के ऊपर तुम्हारा प्यार भले ही समय के साथ में कम होता जाए, लेकिन खत्म आखिरी सांस तक नहीं होता। फैक्ट बात याद रखना। तो बस यही वो पर्टिकुलर कारण होता है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, सभी के अंदर H पॉजिटिव तो मौजूद है,
इसलिए जो लॉग की टर्म्स में हमने डिफाइन किया था ना पीएच को, तो पीएच को डिफाइन करने के पीछे जो मैंने H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लिया था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, ये डेफिनेशन बनने के पीछे का कारण ही यही था, क्योंकि H पॉजिटिव हर सॉल्यूशन के अंदर होता है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं अब देखूंगा क्या, एक मेरे पास में ये रही है एक स्ट्रिप, है ना। ये स्ट्रिप अल्टीमेटली क्या बताती है, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन दिखाती है, यहाँ पे बहुत सारे शेड्स दिखाती है, ठीक है। हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ये हम आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पूरी तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स एक साथ में मिक्स होते हैं। तो ये क्या होता है, कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स का, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी एसिड या बेसिक सब्सटेंस के साथ में जब मिक्स करते हैं ना, तो वो क्या करता है, कलर चेंज दे रहा होता है, और कलर इन पर्टिकुलर स्केल के ऊपर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करेंगे, डिप करके निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, तो उसका कलर टोन इनमें से किसी के साथ में मैच कर रही होगी, और जिस भी चीज के साथ में कलर टोन मैच कर रही होगी वही उसका पीएच वैल्यू होगा। किसी सब्सटेंस के अंदर हमने डाला, किसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को बाहर निकाला और बिल्कुल रेड हॉट दिखाई दे रहा है, तो उसका पीएच जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं कि अगर इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वॉयलेट दिखाई दे रहा है, पर्पल दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस प्रकार से ये कलर टोन होती है। ऐसी कलर टोन आपने और कहीं भी देखी हुई है, जैसे कि एक ऐड आता है टीवी के ऊपर जिसको हम बोलते हैं फेयर एंड लवली, है ना। फेयर एंड लवली का एक ऐड आता है, वो क्या बोलता है कि पाइए दूध जैसा निखार केवल 4 हफ्तों, पहला हफ्ता ये, दूसरा हफ्ता ये, तीसरा हफ्ता जस्ट लाइक मिल्क, चौथा हफ्ता जस्ट लाइक ट्यूबलाइट, ऐसा करके वाइटनेस आ जाती है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका कलर जो चेंज होता है वो इनमें से कोई ना कोई देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीज कितना पीएच वैल्यू कंटेन कर रही है। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए रखी हुई है ना, ये दिमाग के अंदर बिल्कुल बिठा लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने हमारे लिए। अगर पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की 7 आ रही है, इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। इन बातों को बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेना है। क्या नोट डाउन करके रख लेना है कि अगर पीएच वैल्यू कितनी है, पीएच वैल्यू 7 है, तो कैसा होगा सब्सटेंस, न्यूट्रल। अगर पीएच वैल्यू कैसी है, 7 से कम है, तो सब्सटेंस कैसा होने वाला है, एसिडिक। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर उस सॉल्यूशन उस सब्सटेंस के अंदर होने वाला, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो एक मैं यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाऊंगा, ये दोनों पॉइंट भी एमसीक्यू के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो पॉइंट क्या है, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, किसी एसिड को डाइल्यूट करने पर क्या होता है, पीएच वैल्यू इंक्रीजेस। और ऑन डाइल्यूटिंग बेस, बेस को डाइल्यूट करने पर पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये क्या है, ये मैंने क्या लोचा बता दिया, इस लोचे को हमें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास में ये 1 लीटर, मैंने ये 1 लीटर पानी लिया है और उस 1 लीटर के अंदर मेरे पास में H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। मान लेते हैं 4 H पॉजिटिव आयंस मेरे पास ये मौजूद है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी मिला दो। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पानी मिला दो। तो इसको डाइल्यूट किया हमने, क्या किया बेटा, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट का मतलब हो गया इसके अंदर हमने वाटर मिला दिया। अभी 1 लीटर वाटर था और 4 H पॉजिटिव आयंस के अंदर हमने सपोज कर लिया। देखो ये कोई बिल्कुल सिंपल फिगर नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है कि 1 लीटर पानी में H पॉजिटिव आयन, बाकी सिंपल सी बात है, H पॉजिटिव आयंस तो मिलियंस में होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर मैंने 4 H पॉजिटिव आयंस लिए। डाइल्यूट करने के बाद मान लीजिए कि मेरे पास में जो कंटेनर है उसके अंदर 2 लीटर हो गया, 1 लीटर और मिला दिया मैंने पानी, तो 2 लीटर पानी हो गया। ये हो गया 2 लीटर पानी, ठीक है। तो ये हो गया 1 लीटर और ये हो गया अनदर 1 लीटर। अब H पॉजिटिव आयन, देखो पानी मिलाया मैंने, एसिड तो नहीं मिलाया। एसिड मिलाता तो H पॉजिटिव आयन बढ़ता, मैंने पानी मिलाया तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, H पॉजिटिव आयन तो जो था वही रहेगा। यानी 4 H पॉजिटिव आयन पहले भी थे, अभी भी 4 H पॉजिटिव आयन रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पानी का अमाउंट बढ़ गया है,
तो H पॉजिटिव आयन जो 4 थे वो उनको मैं ऐसे बांट देता हूँ, दोनों लीटर के अंदर इस प्रकार से बांट देता हूँ। तो पहले 1 लीटर के अंदर 4 H पॉजिटिव आयन थे और यहाँ पर 1 लीटर के अंदर 2 H पॉजिटिव आयन है, इस 1 लीटर के अंदर 2 H पॉजिटिव आयन, यानी पर लीटर H पॉजिटिव आयन कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। पर लीटर H पॉजिटिव आयन पहले के कंपैरिजन में अब पर लीटर H पॉजिटिव आयन क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। और H पॉजिटिव आयन का कमी मतलब क्या होती है, समझ लो, H पॉजिटिव आयन की कमी का मतलब होता है कि हम pH स्केल में कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं। आपने देखा हुआ है ये pH स्केल है, तो pH स्केल कुछ इस प्रकार से होती है, pH स्केल में कुछ इस प्रकार से आपने देखा हुआ है। तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन राइट साइड में जाने पर कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन कम हो रहा है। अगर H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब pH की वैल्यू इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ pH था 0, यहाँ pH है कितना 14, तो pH की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने पर यूनिट वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का मतलब हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं pH वैल्यू को लेकर के, और pH वैल्यू अगर राइट साइड में मूव कर रहे हैं इसका मतलब pH वैल्यू क्या होती होगी, इंक्रीज होती होगी, बढ़ती होगी, क्योंकि यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। इस साइड जाओगे तो pH का वैल्यू बढ़ेगा, pH का नंबर बढ़ेगा। मेरे पास में 1 लीटर कितना, 1 लीटर OH नेगेटिव आयन है, क्योंकि मैं बेस को डाइल्यूट कर रहा हूँ। किसको डाइल्यूट कर रहा हूँ बेटा, बेस को डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो बेस के अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव। तो मान लेते 4 OH नेगेटिव आयन्स हैं 1 लीटर के अंदर। फिर से बोलूंगा कि 1 लीटर में OH नेगेटिव होंगे तो मिलियंस में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या, केवल आपके साथ डिस्कशन, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तब यहाँ पर आप एक चीज को समझिए, मैं अब इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, डाइल्यूट करने पर मैं इसके अंदर क्या मिला रहा हूँ, मैं इसके अंदर पानी मिला रहा हूँ, है ना। डाइल्यूट करने के लिए मैं इसके अंदर क्या मिला रहा हूँ, पानी मिला रहा हूँ, ना कि मैं इसके अंदर बेस मिला रहा हूँ। पानी मिलाएंगे तो अमाउंट किसका बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा पानी का। OH नेगेटिव जितना था उतना ही रहेगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया, तो पानी पहले कितना था, पानी पहले था बेटा 1 लीटर, अब कितना हो गया 2 लीटर। तो मैं 2 अलग अलग कंटेनर लेकर के 1-1 लीटर उनके अंदर भर लूँ। तो 1 लीटर था, पानी मिलाने के बाद क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। लेकिन OH नेगेटिव बढ़ना था नहीं, ये तो फिक्स था। तो 4 OH नेगेटिव थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों में बराबर बराबर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पे एक बात को समझो कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस थे वो क्या हो गए, कम होते जा रहे हैं। यहाँ 1 लीटर के अंदर 4 OH नेगेटिव मैंने कंसिडर किए थे, डाइल्यूट करने पर 1 लीटर के अंदर OH नेगेटिव क्या हो गए, कम हो गए। OH नेगेटिव की संख्या कम हो रही है, समझ ना। ये pH स्केल है मेरी, जिसके अंदर OH नेगेटिव की संख्या कम हो रही है, मतलब ये तो हो गया हमारी pH स्केल, ये मान लीजिए pH स्केल है। अब OH नेगेटिव की अमाउंट कम हो रही है, यहाँ OH नेगेटिव मैक्सिमम होता है, ये 14 है, ये 0 है, OH नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा है, कम हो रहा है, मतलब हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में मूव करने का मतलब क्या होता है कि pH वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 14 से लेफ्ट आ रहे हैं, मतलब pH वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब भी हम बात करते हैं बेसिस की, बेस को डाइल्यूट करने पर OH नेगेटिव का अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब pH वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और एसिड के साथ में H पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा था, वो भी रिड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से pH की वैल्यू राइट साइड शिफ्ट हो रही थी, यानी कि बढ़ रहा था। आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास में अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की जो लाइफ होती है, रेगुलर की जो लाइफ होती है, उसके अंदर pH का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, इसकी मैं बात करता हूँ। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये दोनों ही pH यानी एसिडिक और बेसिक कंटेंट के ऊपर अपनी ग्रोथ को डिपेंड करवाते हैं। एनवायरमेंट का pH कितना है, एसिडिक है बेसिक है, ये एसिडिक और बेसिक जो एनवायरमेंट है वो अल्टीमेटली प्लांट और एनिमल दोनों की ग्रोथ को, उनके सर्वाइवल को जस्टिफाई करता है। तो देखते हैं हमारी जो बॉडी होती है, वो अच्छे तरीके से जो सर्वाइव करती है, अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है, वो करती है 7 से लेके 7.8 pH के बीच में। कितने pH के बीच में, 7 से लेके 7.8 का pH। अगर हमारे आसपास के एनवायरमेंट का pH ना 7 से 7.8 है, तो हमारी बॉडी प्रॉपर आराम से कंफर्टेबली अपने आप को सर्वाइव करा रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वाटर होता है, यानी कि जो रेन होती है, रेन वाटर जो होता है, उसका pH
लो हो जाता है, और लो होकर कितना हो जाता है 5.6 से भी कम चला जाता है। लो होकर कितना हो जाता है 5.6 से भी कम हो जाता है। तो ऐसी पर्टिकुलर रेन को हम नाम देते हैं क्या, एसिड रेन। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि व्हीकल चलाना, ठीक है। जब हम व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो वहां पर भैया हमने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, ठीक है, या फिर हमने डीजल का इस्तेमाल किया, कुल मिलाकर के हमने फ्यूल का इस्तेमाल किया। और फ्यूल की बर्निंग से हमें कुछ ऐसे गैसियस सब्सटेंसेस मिलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है। हमारी रेगुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज से हमको या तो मिल रहे होते हैं पॉल्यूटेंट की फॉर्म में सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, या हमको मिल रहे होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब ऊपर उठ करके जाते हैं एयर में, और ऊपर मौजूद होता है हमारा बादल। कौन मौजूद होता है हमारा बादल, तो बादल में मौजूद है पानी H2O। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ऊपर जाएंगे इस पानी ऑफ द बादल के साथ में मिक्स होंगे और फॉर्म करेंगे किसको, एसिड को। किसको फॉर्म करेंगे बेटा, एसिड को फॉर्म करेंगे। और एक समय के बाद जब ये एसिड फॉर्म हो जाएगा इस पानी के अंदर, इस बादल के अंदर ये एसिड फॉर्म हो चुका है, और अब ये बादल बरसेगा, अब ये बादल नीचे बरसेगा बरसेगा बरसेगा, जस्ट लाइक तो ये जो पानी बरस रहा है वो पानी अल्टीमेटली क्या होगा, अपने अंदर एसिड को कंटेन कर रहा होगा। और ऐसा रेनफॉल, ऐसा पानी बारिश का कहा जाता है एसिड रेन। तो ऐसी रेन क्या कही जाएगी बेटा, एसिड। तो कुल मिला के एसिड रेन होने के पीछे कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियां दौड़ाते हैं और बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी एक्टिविटीज करते हैं जिनसे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। और यही पॉल्यूशन हमारे वाटर के साथ में मिलता है हवा में जाकर के और बनाता है एसिड, और नीचे आता है पानी, वो होता है एसिड रेन का पानी। एसिड रेन का पानी जाता है एक्वेटिक एनिमल्स के पास में, जैसे एक्वेटिक लाइफ भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा जो सॉइल होता है वो भी अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देता है, अपनी फर्टिलिटी को खो देता है, जैसे प्लांट की ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा बेकार इफेक्ट पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली तुम, हाँ तुम ही से बात करो, तुम ही वो हो जो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को खराब करने की कोशिश कर रहे हो और जाने अनजाने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो। कुछ तो सोचो यार, कल तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ो कि वो इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तुम तो एंजॉय कर ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे क्या फ्यूचर में एंजॉय कर पाएंगे? क्या उनके बच्चे फ्यूचर में एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि तुम कर रहे हो गलत हरकत। इसलिए आज से ही कोशिश करो पैदल चलने की, गाड़ी कम से कम चलाने की, और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को बोलो कि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच ऑफ द सॉइल से मैं क्या समझता हूँ बेटा, कि जो हमारे पास में सॉइल है उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ पीएच मौजूद होता है, यानी कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो बात करते हैं प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हर एक प्लांट को अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए, कैसी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, पर्टिकुलर पीएच रेंज का सॉइल चाहिए होता है, किसी पर्टिकुलर पीएच रेंज का सॉइल चाहिए होता है, क्योंकि हर एक पीएच रेंज की सॉइल के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये आप देख पा रहे हो, तो ये सारी के सारी ना पीएच वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये सभी पीएच वैल्यू के लिए ये अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर पीएच वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर, अगर आप बताएं, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर पीएच मैंने कितना लिया, 7 लिया, तो 7 पीएच पे देखो नाइट्रोजन की वैल्यू है अच्छी खासी है, फॉस्फोरस की वैल्यू भी अच्छी खासी है, पोटेशियम की वैल्यू भी अच्छी खासी है, अच्छी खासी है, अच्छी खासी है, अच्छी खासी है, लेकिन आयरन की जो वैल्यू है वो कम हो गई भाई साहब, ठीक है। वही बात करते हैं मैंगनीज, इसकी वैल्यू कम हो गई है, बोरोन की वैल्यू ठीक है अच्छी है, कॉपर की वैल्यू अच्छी है, मॉलिब्डेनम की वैल्यू अच्छी है, लेकिन अमोनियम की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी अगर सॉइल का पीएच 7 है तो वहां पर कुछ जो न्यूट्रिएंट है वो तो अच्छे से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में मिल रहे हैं। वही बात करते हैं पीएच वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो वहां पर नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो गया, फॉस्फोरस का अमाउंट कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, सल्फर कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, लेकिन आयरन ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, बोरोन भी काफी अच्छा है, कॉपर भी अच्छा है, मॉलिब्डेनम का अमाउंट कम है,
अमोनियम का अमाउंट कम है। यानी कि पीएच वैल्यू के साथ में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इन द सॉइल भी चेंज हो रही है। इधर बात करते हैं, मान लीजिए कि पीएच वैल्यू कितनी है, 9.5 है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम है इस सॉइल के अंदर, लेकिन इस सॉइल के अंदर फास्फोरस की वैल्यू अच्छी खासी है, पोटेशियम अच्छा है, सल्फर अच्छा है, कैल्शियम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, आयरन की वैल्यू बहुत ही कम हो गई, मैग्नीज इसकी वैल्यू कैसी है, बहुत कम है, बोरोन की वैल्यू अच्छी खासी है, कॉपर और जिंक इनकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मोलिब्डेनम अच्छा खासा है, अमोनियम अच्छा खासा है। कहने का मतलब हर एक अलग अलग पीएच के लिए सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जिसका नाम है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाटएवर, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे अलग तरीके के कंटेंट। उनमें से एक कंटेंट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो भाई जब भी मैंने कोई खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। अब अगर खाना मान लीजिए स्टमक के अंदर आ गया है ना, तो समझ ना, खाना अगर स्टमक के अंदर आ गया तो उसके साथ में एक बहुत अच्छा सा काम होता है। और वो काम क्या होता है कि ये मान लीजिए खाने के अंदर मौजूद है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। क्या मौजूद है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल। अब इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए मेरे स्टमक के अंदर रिलीज होता है, पता है क्या, एक गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर क्या क्या होता है उस बात को समझना। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है सबसे पहली चीज, एक होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। पेप्सिन के साथ साथ इसके अंदर होता है क्या, HCl, जो कि एक एसिड है, और इसके साथ साथ रिलीज होता है क्या, एक म्यूकस। ये भी हमारे गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट है, यानी ये मेन कंटेंट है हमारे गैस्ट्रिक जूस के। अब ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन पेप्सिन को भाई एक्टिवेट करना है, तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, HCl चाहिए। तो HCl क्या करता है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ये जो एसिड है HCl, वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, यानी मेरे को प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कौन चाहिए, पेप्सिन चाहिए। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, HCl चाहिए। लेकिन ये जो HCl है, ये जो HCl होते हैं एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर तुम्हारे स्टमक के अंदर आता है तो भाई वो तो हमारे स्टमक को क्या कर देगा, जलाएगा, जलन महसूस होगी हमारे स्टमक को। तो इसी से बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है एक म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है एक बेस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस इज अ बेस। म्यूकस क्या होता है, एक बेस। अब समझ ना, ये जो म्यूकस बेस है वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो यहाँ पर अपनी एक लाइनिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, अंदर एक लाइनिंग बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो HCl सीक्रेट हुआ है, ये जो HCl है वो म्यूकस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, नलीफाई हो जाता है। यानी ये जो HCl है वो इस अंदर तो होगा, लेकिन HCl जैसे ही हमारे म्यूकस से कांटेक्ट में आएगा तो इस जगह पर आकर के वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से नलीफाई हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि वो मेरे स्टमक की वॉल्स को, मेरे स्टमक की वॉल्स को जलाता नहीं। जब भी कभी इनडाइजेशन की सिचुएशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब हो गया कि हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है या कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। HCl जो एसिड है वो कैसा होता है, मोर प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो म्यूकस है वो तो लिमिटेड है। म्यूकस कैसा है बेटा, ये लिमिटेड है, लेकिन HCl का अमाउंट स्टमक के अंदर बढ़ गया है। तो अब जो HCl है वो कुछ तो म्यूकस के द्वारा नलीफाई हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ HCl होगा वो मेरे स्टमक की वॉल्स को क्या करता है, जलाता है, जिसकी वजह से मेरे को क्या होता है, पेन और इरिटेशन महसूस होता है। कि किसी के बुफे में खाना खाने के लिए गए, अच्छा खाना बना था, बहुत सारी वैरायटी थी, हमने थोड़ा थोड़ा चखा, लेकिन सब कुछ चखा, और फिर पेट के अंदर रात को आने के बाद क्या हुआ, जलन 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 महसूस हुई। ये MgOH का होल ट्वाइस। इस MgOH के होल ट्वाइस को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अल्टीमेटली ये क्या है, एक बेस है। ये क्या है, एक बेस है। मेरी बॉडी के अंदर क्या बढ़ गया था, पेन और इरिटेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, मोर HCl एसिड का क्रिएशन। मोर HCl बॉडी के अंदर आ गया था, तो म्यूकस ने कुछ हद तक तो इसको न्यूट्रलाइज किया होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ HCl है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल बेस लिया, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। और यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑल्सो नोन एज
एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड बना हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन है दो वर्ड्स का। पहला होता है एंटी, आंटी नहीं है ये, एंटी प्लस एसिड, यानी कि एसिड का अपोजिट, एसिड को खत्म करने वाला एंटी एसिड ही नोन एज एंटासिड। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे दांत होते हैं उनका गलना, क्या ये भी पीएच की वजह से होता है? तो हाँ बिल्कुल, ये भी पीएच की वजह से होता है। तो दांतों की खूबसूरती इस प्रकार की हो जाएगी, आपके जो चमचमाते अच्छे से दांत हैं वो इतने ज्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे अगर आपके माउथ के अंदर का जो पीएच है वो चेंज हो जाए तो। ठीक है, नॉर्मल केस में बात करते हैं, माउथ के अंदर का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी माउथ के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है? बेसिक है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन अगर ये बेसिक से कन्वर्ट हो जाए किसमें? एसिड में, तब क्या होगा? तो टूथ डिके स्टार्ट होता है जब आपके माउथ के अंदर जो पीएच है उसका अमाउंट 5.5 से कम हो जाता है। पीएच का अमाउंट कैसा हो जाता है? 5.5 से डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे ही हम बोलते हैं कि आपके दांतों का डिके स्टार्ट हो गया। तो जरा देखें, तो टूथ जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है एंड दैट कोटिंग इज नोन एज टूथ इनेमल। क्या बोलते हैं इसको? इस कोटिंग को हम बोलते हैं टूथ इनेमल, जो कि बनी हुई है किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनी हुई है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनी हुई है। और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही बेहतरीन सी चीज आपको याद रखनी है कि टूथ इनेमल अल्टीमेटली क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है मेरी बॉडी का। हमारी पूरी बॉडी में इससे ज्यादा हार्ड कोई भी चीज मौजूद नहीं। इसको कोई भी चीज डिजोल्व नहीं कर सकती। टूथ एनिमल में आपने पानी पी लिया, बियर पी ली, कुछ ही पी लिया, इससे डिजोल्व कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इसको डिजोल्व कर सकता है कौन? एसिड। रात को हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे दांतों में चिपके रह जाते हैं। अब ये जो दांतों से हमारे पार्टिकल चिपके हुए ना, ये पार्टिकल की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि भाई रात भर हम तो सो गए, ये पार्टिकल चिपके हुए हैं, हमारा माउथ चाहता है, हमारा बॉडी चाहता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पार्टिकल जो दांतों के अंदर फंसे हुए इनको डाइजेस्ट करना है। माउथ के अंदर कोई भी चीज उसको डाइजेस्ट तो करना है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मुंह के अंदर इन्विटेशन दिया जाता है किसको? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के पास में क्या भाई? डाइजेस्ट करने के लिए वो कुछ नहीं करते, अपनी बॉडी से क्या करते हैं? एसिड सीक्रेट करते हैं, एसिड डालते हैं इन खाने के पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपल पार्ट में तोड़ने के लिए। अब होगा क्या? खाने के पार्टिकल सिंपल फॉर्म में टूटना चाहते हैं, एसिड डाल दिया, टूट गए। लेकिन क्या ये एसिड केवल खाने के ऊपर गिरा? नहीं, ये एसिड आपके दांत के ऊपर भी गिरा। यानी यहां पर अगर कोई खाने का पार्टिकल फंसा हुआ था और बैक्टीरिया ने आकर के, किसने? बैक्टीरिया ने आकर के इस एसिड के ऊपर, मतलब इस खाने के ऊपर एसिड गिराया, तो वो एसिड आपके दांतों के कांटेक्ट में भी आएगा। और ऐसा एक दो बार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार जब ये प्रैक्टिस चलती रहेगी तो जो हमारे दांतों के ऊपर मौजूद हार्डेस्ट जो मटेरियल था, टूथ का इनेमल था, जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना था, वो क्या होने लगता है? डिके होने लगता है, खराब होने लगता है, गलने लगता है। और फिर हमारे दांतों की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और धीरे धीरे हमारे दांतों की खूबसूरती कुछ इस प्रकार से दिखने लगती है। अगर मैं इससे बचना चाहता हूं तो मेरे पास में होता है टूथपेस्ट। क्या होता है बेटा? मेरे पास में होता है टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये अक्सर बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। कैसे होते हैं? ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। बैक्टीरिया ने आपके दांतों के ऊपर क्या रिलीज किया था? एसिड। और हम जब पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? बेस। तो एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और क्या हो जाता है भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट अपने सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का यानी कि एसिड का इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बी स्टिंग, जब भी कोई बी होती है वो स्टिंग करती है, अपना डंक मार देती है, तो वहां पर क्या होती है? वो हमेशा एक लीव करती है एसिड को, यानी एसिड को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, छोड़ देती है। और ये जो एसिड है वो क्या करता है? कॉज करता है पेन को एंड इरिटेशन को हमारी बॉडी के अंदर। तो बी जब भी स्टिंग करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एसिड को रिलीज करेगी और ये पर्टिकुलर एसिड हमें पेन और इरिटेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हम इस पेन और इरिटेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसने बी स्टिंग करते समय क्या करेगी? एसिड डाल रही है, तो हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब इस एसिड के साथ में हम कुछ बेस मिलाते हैं तो क्या करते हैं? यूज ऑफ माइल्ड बेस, एक हल्का सा बेस हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें या उस पर्टिकुलर स्टंग एरिया के ऊपर लगा दें, तो क्या होगा? ये जो एसिड है
इस बेस के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेकिंग सोडा हर व्यक्ति जानता है, मोस्टली लोगों के घर में ये मौजूद होता है। मान के चलो कि आप ट्रैकिंग के लिए गए हुए किसी जंगल के अंदर से निकल रहे हो और वहां पर जो नेटल लीव्स हैं उसके कांटे आपकी बॉडी में चुभ गए, तो आपकी बॉडी में क्या आ गया, मेथनोइक एसिड आ गया उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर स्टंग हुआ है, जहां पर ये कांटा चुभा है। तो वहां पर क्या होगा, बर्निंग पेन हो रहा होगा। अब भाई इस बर्निंग पेन से कैसे बचोगे? इस बर्निंग पेन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसी लोकेशन में जहां पर ये नेटल लीव्स पाई जाती है उसी के आसपास में पाया जाता है डॉग प्लांट। क्या पाया जाता है? डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की लीफ को घिसो, उसका थोड़ा सा रस निकालो और रस निकाल करके स्टिंग एरिया पर जहां पर कांटा चुभा था उस एरिया पर लगा दो इस रस को। तो रस के अंदर क्या होता है भाई, इस रस के अंदर होता है बेस। यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या आता है, नेटल लीव्स के द्वारा एसिड, हमने क्या लगा दिया, डॉग प्लांट से बेस, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और पर्टिकुलर जो बर्निंग पेन था वो खत्म। इसी के साथ में ये एपिसोड हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट थे पीएच से रिलेटेड टर्म्स और पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूटिलिटी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिनिश कर लिए। अब आपको सभी चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी कोई डाउट आ रहे हैं तो कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही आपका कमेंट मेरे को मिलता है मैं उसका आंसर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए VGVS इज साइनिंग।